एवरीवन, तो आपने संदेह जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई है कहानी में पहले भाग को वीडियो में देखा। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि वो जब पंचगंगा घाट के समीप पहुँच जाते हैं तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा कि ये जो बांसों में टंगे हुए हैं, मतलब उन्होंने बोला था ना कि ये जो दीपक हैं ये लघु दीप अनंत की धारा में बहा देने का संकेत क्या है। कितनी सुंदर कल्पना। तो उन्होंने थोड़ा सा व्यंग करते हुए कहा कि जो बांसों में टंगे हैं उन दीपक को आप क्या कहेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया कि तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। मैं जानता हूँ ओह संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझसे सहायता नहीं दी, मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं यह नहीं सह सकता, मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। अब मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। आगे जवाब दिया, क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वे जान जाएं, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी, निश्चेष्ट सी हो रही थी। चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने सावधान होकर कहा, मांझी अब घूम चलो। मांझी समझते हो ना, वो जो नाव चलाने वाला है। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो आगे क्या कहा? ओह, आप चुप ना रहेंगे। मैं कहती हूँ ये व्यर्थ का संदेह आप मन में निकाल दीजिए या मेरे लिए संखिया मंगा दीजिए। संखिया समझते हो? संखिया एक जहर का नाम है, एक विष का नाम है। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे बातें नहीं कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथों में थे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध संकोच भाव से ऊब चूब रमणी, जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई हो। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना? सचमुच मैं देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे। एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पे संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार ना जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, रामनिहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कर कीजिएगा। मैं अवाक था। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से रामनिहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और कुछ है या बस? रामनिहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना। अब इसके बाद कहता हूँ, धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि ब्रज किशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। ये बात आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा।
कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है कि तू संसार में दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया। तुम तो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, वह मनोरमा का है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है? सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है? अरे वह दुष्चरित्रा है। छी राम निहाल, ये तुम क्या सोच रहे हो? देखूं तो यह हाथ में कौन सा चित्र है? क्या मनोरमा का ही? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा कि अरे यह तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे भी प्रेम का लड़कपन करते हो? वह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहां से बोरिया बांधकर भागने की तैयारी कर रहे हो। अब राम निहाल हत बुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की कोई राह न मिल रही हो। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में मत पड़ना। यह दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। राम निहाल धीरे से उठता है और नहाने चला जाता है। यह थी कहानी जयशंकर प्रसाद की। तो आज आपकी कहानी का, संदेह कहानी का दूसरा भाग पूरा हुआ। माय डियर स्टूडेंट, इसे आप पूरा सुनिएगा, पढ़िएगा और देखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।